प्रथम भाव होता क्या है? हम लग्न कुंडली की बात करते हैं, तो लग्न कुंडली में जो सबसे जरूरी भाव होता है, वो हमारा पहला भाव, हमारा लग्न, हमारा शरीर, हमारी काया। हम दुनिया में दिखते कैसे हैं? समाज हमको देखता कैसे है? समाज के सामने हमारी काया, कद, काठी और एक ऑरा जो कहते हैं, वो किस तरीके से परिलक्षित या प्रदर्शित होता है, इसका विचार हमारे लग्न से ही होता है। हमारे शरीर की आकृति, हमारा चेहरे की बनावट, गोल है, लंबा है, गठीला शरीर है, पतला शरीर है, मोटा शरीर है, ये सारी चीजें ये हमारे लग्न से ही मालूम चलती है। लग्न को देखते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। एक होता है जब आप देखेंगे अपनी कुंडली आपकी जो बनी होती है, उसमें हिंदी में अगर आप देखेंगे तो ल या लग्न करके लिखा होता है और उसकी एक डिग्री लिखी होती है, उसका अंश और कला लिखा होता है। और एक होती है उस भाव में छपी हुई राशि, वो 1 से 12 तक कुछ भी हो सकती है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि 1 से 12 राशियों के स्वामी कौन है, वो मैं नीचे लिख के दिखा रहा हूं साथ साथ में। वो कौन सी राशि वहां पर है, उसके स्वामी आपकी कुंडली में किस स्थिति में बैठे हैं, प्लस आपके लग्न की डिग्री यानी आपके लग्न का भोगांश कितना है, इस पर भी बहुत ज्यादा निर्भरता होती है कि आपका शरीर होगा कैसा। आप एक कमजोर शरीर के मालिक होंगे, एक मजबूत शरीर के मालिक होंगे, एक साधारण कद काठी काया के मालिक होंगे, एक बीमार शरीर लेकर के आप आए हुए हैं, या किसी किस्म की अपंगता या विकलांगता आपके साथ में आई हुई है। क्योंकि अगर प्रारब्ध का ऐसा कोई कर्म है, तो वो आप जैसे हम देखते हैं कई बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, तो उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया ना, वो तो भी पैदा ही हुए हैं। पैदा होते ही पता चला कि पोलियो हो गया है, पैदा होते ही पता चला कि एक पैर नहीं बन पाया है या एक हाथ नहीं बन पाया है। तो वो सारी चीजें कहां से दिखेंगी कि लग्न पर कितना बुरा प्रभाव है या लग्न कितना प्रपीड़ित है आपका, लग्नेश कितना प्रपीड़ित है आपका। जब आप इसका विचार करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि व्यक्ति के शरीर की स्थिति क्या होगी। इसके बाद व्यक्ति की विवेक शक्ति कैसी होगी, वो सोचता कैसा होगा, उसकी बुद्धि कैसे काम करती होगी। क्या वो हमेशा परेशान रहता है, वो खुश रहता है, वो उत्तेजना में रहता है, वो डरा सहमा सा रहता है। ये भी आपको लग्न और लग्नेश की स्थिति देखने पर आपको समझ में आ जाएगा। लग्न पर कितने ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, कितने शुभ ग्रह लग्न को देख रहे हैं या वहां बैठे हैं, या कितने पाप ग्रह लग्न में बैठे हैं या उसको देख रहे हैं। ये सारी चीजें आपको आपके प्रथम भाव, आपके लग्न और लग्नेश जिसको हम कहते हैं, या असेंडेंट जिसको हम कहते हैं, उसको देखकर ही पता चलता है। किसी भी कुंडली को समझने के लिए या आपकी अपनी खुद की कुंडली को समझने के लिए भी आपको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आजकल लोग राहु केतु शनि के पीछे भागे जा रहे हैं कि ऐसा होगा तो वैसा कर देंगे, तो ऐसा इलाज है वैसा इलाज है, ऐसा होता नहीं है। देखिए, आप ये समझिए कि आपके जीवन में आपके प्रारब्ध के हों या वर्तमान कर्म हो, जो आप दृढ़ अदृढ़ कर्म करते हैं, इसको भोगता कौन है? तीन चीजें: लग्न, चंद्रमा, सूर्य। लग्न आपका शरीर है, जो आप कष्ट शारीरिक तौर पे महसूस करेंगे। आप थक गए हैं, आपको चोट लग गई है, आपका एक्सीडेंट हो गया है, आप चलने फिरने में आपको परेशानी आ रही है, आपका हाथ काम नहीं कर रहा, सुनाई नहीं दे रहा, या एक आंख खराब है, ये लग्न महसूस करता है। उसकी जो मानसिक अवस्था होती है, वो हम चंद्रमा से विचार करते हैं कि वो आपके मन को कितना प्रभावित कर रही है। तीसरी, सूर्य, क्योंकि सूर्य आपके लग्न का कारक होता है। सूर्य आपकी आत्मा होती है। इन तीन चीजों पर आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों का
कैसा और क्या प्रभाव पड़ रहा है और आपकी आने वाली दशाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन तीन की स्थिति जब तक आप नहीं समझेंगे, लग्न की स्थिति नहीं समझेंगे, लग्न को प्रभावित करने वाले ग्रहों की स्थिति को नहीं समझेंगे, तब तक आप कभी भी किसी कुंडली के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अलावा नवांश कुंडली भी बहुत जरूरी होती है, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इस 12 भावों के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप कितने जिज्ञासु होंगे, आपका मस्तिष्क कैसा होगा, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपको पद प्रतिष्ठा कैसी मिलेगी आपके जीवन में, क्योंकि सूर्य कारक है। सूर्य की स्थिति बहुत हद तक निर्भर करेगी कि आपके जीवन में आप पद प्रतिष्ठा किस प्रकार की पाने वाले हैं अपने जीवन में। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, जो बहुत पहले से भी इधर उधर से कई जगह से वो जानकारियां प्राप्त करते होंगे ज्योतिष के विषय में, जब वो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे जो मैं बोल रहा हूं, तो उनको एहसास होगा कि हाँ, हम इन चीजों को कई बार इग्नोर कर जाते थे। हम सीधा किसी ग्रह, उसके फल या उसके विचार के बारे में सोचने लगते थे। जैसा कि मैंने बताया कि आपका शरीर, आपकी कद काठी काया, वर्ण आकृति, आपकी बुद्धि के लक्षण कैसे होंगे और आपके गुण कैसे होंगे, आपकी विवेक शक्ति कैसी होगी, ये सारी चीजों का विचार आपको पहले भाव से, लग्न की डिग्री से, लग्न के अंश बल से, लग्नेश से, इन तीन चीजों को विचार करके देखना होता है। सूर्य यहाँ पे कारक होते हैं, क्योंकि सूर्य आपके जन्म के, आपकी आत्मा के कारक है। इसके बाद आते हैं हम दूसरे भाव पर। दूसरा भाव, जैसे कि बहुत हद तक फेमस है ये बात, ज्योतिष जो लोग जानते पढ़ते हैं उनके विषय में, या वो लोग सुनते होंगे, ये हमारा धन भाव है, हमारा धन भाव है, हमारा संचित धन है। केवल धन भाव ही नहीं होता दूसरा भाव, और संचित धन ही नहीं होता। देखिए, आप इस परिकल्पना को समझने की कोशिश कीजिए। जब ज्योतिष का प्रादर्पण हुआ था हमारे भारतीय इतिहास में, या कह सकते हैं मानव इतिहास में, उस समय धन इतना मायने रखता ही नहीं था। धन की ऐसी वैल्यू थी ही नहीं। तब ज्ञान, संस्कार, समाज, इन चीजों की वैल्यू ज्यादा थी। तो कोई भी चीज जो आप अपने जीवन में इकट्ठा करते हैं, संचित करते हैं, वो यहां पे दिखेगा आपको। अगर यहाँ पे स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि बहुत अच्छी स्थिति है, दूसरे भाव का स्वामी उच्च का होकर बैठा है, लग्नेश वहां बैठा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ आपको धन ही मिलेगा, वो ज्ञान भी मिल सकता है। मान लीजिए बुध हो, बुद्धि का कारक है, वो ज्ञान भी देगा आपको। तो सिर्फ धन के लिए दूसरे भाव को देखना, मैं समझता हूं कि ये एक सही तरीका नहीं है। दूसरी बात, आपके दूसरे भाव से ही आपके मुंह का विचार होता है, आपके दांत, मसूड़े, जीभ, आपकी वाणी, आप बोलते कैसा है, मीठा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, कमांडिंग लैंग्वेज है आपकी, आप दूसरों पे शासन करने वाली भाषा का उपयोग करते हैं। इन सारी चीजों को, क्योंकि ये आपके मुख से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं जब आपके मुख की बनावट को देखा जाता है, या आपके होंठ, आपके दांत कैसे हैं, तो काफी हद तक, कुछ हद तक सौंदर्य, सुंदरता से भी कुछ हद तक ये जुड़ जाता है। और इसके बाद आपकी प्रारंभिक विद्या जो आप अपने परिवार से, अपने अपने बड़े बुजुर्गों से जो आप ग्रहण करते हैं, वो आप कैसी पा रहे हैं, आपके सब आपको परिवार में शुरुआती शिक्षा या संस्कार कैसे मिल रहे हैं, इसकी भी जो हम देखना चाहेंगे, तो दूसरे भाव से ही हम इसको देखते हैं। इसके अलावा आपके पास में आकस्मिक धन, क्योंकि ये 8वें से 7वां होता है, तो अगर आकस्मिक धन भी आ रहा है आपके पास में या नहीं आ रहा है, तो उसका भी विचार हम दूसरे भाव से कर सकते हैं। क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठ के अष्टम भाव को देख रहा है, तो वो आपको अचानक आकस्मिक धन दिला सकता है, पुरखों की पैतृक संपत्ति आपको दिला सकता है। इसके अलावा यहाँ के कारक के विषय में बात करें, तो गुरु होते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति आपकी कुंडली में लगभग सभी शुभ भावों के कारक होते हैं, संतान के कारक, धन के कारक, भाग्य के कारक, धर्म के कारक, आपके कर्म के कारक।
बहुत सारी जगहों पे गुरु कारक बनते हैं, बृहस्पति कारक बनते हैं। इसके अलावा इसको पणफर भाव भी बोला जाता है, 2, 5, 8, 11 जिसको हम बात करते हैं कि दूसरा, 5वां, 8वां, 11वां भाव जो होता है पणफर भाव होता है। धन से संबंधित चीजों को, लाभ से संबंधित चीजों को जोड़कर देखा जाता है इन भावों से। तो उसको अभी रहने देते हैं। पहले बस यही समझने की कोशिश कीजिए कि दूसरे भाव से विचार किस चीज का होता है, और सबसे जरूरी चीज इसमें होती है बोली आपकी। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। आप कैसा कम्युनिकेट करते हैं, उसी से आपकी सामाजिक छवि बनती है। आपकी सामाजिक छवि को समझने के लिए आपकी बोली, भाषा, वाणी का स्तर डिपेंड करता है कि समाज आपको किस रूप में एक्सेप्ट करेगा। अरे ये व्यक्ति तो कितना मीठा बोलता है, ये व्यक्ति तो कितना अच्छा है, ये व्यक्ति तो अरे इतना कड़वा बोलता है कि इससे बात करने की इच्छा नहीं करती है, ये तो बोलता है तो लगता है जैसे एकदम सिर पे चढ़ा जा रहा है। इस तरह की आपकी स्थिति होती होगी। आप भी अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में, अपने जो आसपास के लोगों से मिलते होंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं। दूसरा भाव खराब होगा, बुद्ध कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गड़बड़ होंगे, बार बार रिपीटेटिव बोल रहे हैं, बुद्ध कहीं ना कहीं खराब होगा, अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं सामने। ज्ञान बहुत है लेकिन रख नहीं पा रहे हैं। गुरु बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत है, लेकिन बुद्ध अच्छा नहीं है, या दूसरा भाव पीड़ित हो रहा है, तो बोली खराब कर रहा है, वाणी खराब कर रहा है। अपनी बात को सही तरीके से किसी के सामने रख पाना, ये भी आपकी वाणी भाव, आपके दूसरे भाव से ही देखा जाता है। इसके अलावा आगे हम बात करें प्रारंभिक विद्या के बारे में, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, एक और जरूरी चीज, भोजन। व्यक्ति भोजन कैसा पसंद करेगा, किस तरह का भोजन पसंद करेगा, ताजा भोजन पसंद करेगा, गर्म भोजन पसंद करेगा, तामसिक भोजन पसंद करेगा, सात्विक भोजन पसंद करेगा, किस तरह की उसकी खाने की आदतें होंगी, इसका विचार भी आपके दूसरे भाव से ही होता है। क्योंकि यहाँ बैठे ग्रह किस तरह के ग्रह हैं, या इसके जो स्वामी हैं, जो आपके द्वितीयेश हैं, आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि आपका खाने की रुचि कैसी होगी। आप तामसिक भोजन पसंद करेंगे, आप सात्विक भोजन पसंद करेंगे, आप शाकाहारी पसंद करेंगे, मांसाहारी पसंद करेंगे। ये काफी हद तक इस ग्रह की स्थिति पे डिपेंड करेगा कि ये ग्रह कितना अच्छा है, कितना पीड़ित है, कितना मुदित है, मित्र राशि में बैठा है, उच्च का होके बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, अपने ही भाव में बैठा हुआ है, गुरु कैसे हैं, या इस भाव में और कौन सा ग्रह आके बैठ गया है। ये सब कुछ आपको दूसरे भाव को देखने से ही समझ में आएगा। अब आते हैं तीसरे भाव के विषय में बात करते हैं। तीसरे भाव से हम अपने सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन, आपकी छोटी छोटी यात्राएं जो आप डेली लाइफ में ट्रेवल करते हैं, छोटी मोटी यात्राएं करते हैं अपने आस पड़ोस में, या आप रोजमर्रा की ड्यूटी और ये सब जो छोटे मोटे काम होते हैं, या आप जो जनरल यात्राएं अपनी छोटी मोटी करते हैं जिसमें आप 10, 20, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, उस तरह की छोटी यात्राएं या काम से संबंधित छोटी यात्राएं, आपका पराक्रम, आप अपने लाभ को हासिल करने के लिए या अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कितनी मेहनत करेंगे, कितनी दौड़ भाग करने की क्षमता आपके अंदर होगी, ये आपके तीसरे भाव से ही पता चलता है। कई बार कई लोग कहते हैं अरे मैं तो बहुत भागता हूं, बहुत दौड़ता हूं, लेकिन मेरे को कुछ हासिल नहीं होता। तीसरा भाव कैसा है, आपका तृतीयेश कैसा है, थर्ड लॉर्ड कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। तीसरे भाव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तीसरे भाव की स्थिति अच्छी नहीं होगी, आपके छोटे भाई बहनों को कष्ट होगा। आप देखिए, अगर आपका तीसरा भाव पीड़ित है, या तृतीयेश पीड़ित है, या तीसरे भाव पे कुछ पापी ग्रह या क्रूर ग्रह बहुत खराब दृष्टि से देख रहे हैं, तो आप देखेंगे ये चीज, आपके पराक्रम में कमी आएगी। आप मेहनत करना तो चाहेंगे पर कर नहीं पाएंगे, या समय पे नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना कि टाइम पे रिएक्ट करना जरूरी है, वो परेशानियां आएंगी। मंगल यहाँ पे कारक होते हैं, जैसे मैंने बोला कि पराक्रम की बात है तो मंगल हमेशा से ही एनर्जी के कारक होते हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं। पराक्रम को हमेशा मंगल से जोड़ के देखा जाता है।
दूसरी बात, मंगल यहां बैठते हैं तो छठवें भाव पे दृष्टि डालते हैं, अपनी चौथी दृष्टि, तो आपको फाइटर बनाते हैं, क्योंकि छठवां भाव आपके दुख, हानि, चोर, भय, शत्रु, इन इनका होता है। रोग, बीमारी। जब मंगल यहां बैठते हैं तो कारक होकर के आपको लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, आपके शरीर को भी बल प्रदान करते हैं, आपके मन को भी बल प्रदान करते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो आपके शारीरिक अंग की अगर बात की जाए तो आपका हाथ, आपका कान और आपका गला यहां से देखा जाता है। एक बहुत सुप्रसिद्ध ही योग होता है सरस्वती योग, जब बुध शुक्र दूसरे तीसरे भाव में बैठे हों, या बुध शुक्र एक साथ तीसरे या दूसरे भाव में बैठे हों, तो व्यक्ति सिंगर बनता है, और कहीं से केंद्र से गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो सिंगर बनता है, या सरस्वती योग कहते हैं कि वाणी, गला, इस तरह की कलाएं उसके अंदर बहुत अच्छी होती हैं। तो यहां से आपका गला, आपका कान, आपका कंधा, आपके हाथ, इनका विचार तीसरे भाव से किया जाता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की, तो सबसे जरूरी भाव, क्योंकि आपके पास में भूमि भवन, वाहन कैसा होगा, माता के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, माता आपकी कैसी होंगी, आप माता के प्रति कैसा व्यवहार करते होंगे, या माता आपके प्रति कैसा व्यवहार करती होंगी, माता के आप साथ रहेंगे या माता से आपकी दूरी रहेगी। कहीं आपको ऐसा तो नहीं कि दूर जाना पड़ जाए माता से, किसी भी कारणवश, वो कई कारण बन सकते हैं। वो चतुर्थ भाव के अच्छी स्थिति में होने, चतुर्थेश की अच्छी स्थिति में होने, और चंद्रमा, क्योंकि कारक चंद्रमा होता है यहाँ का, इन चीजों को जब आप विचार करते हैं तब आप जानते हैं कि आपकी माता के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, माता की आपके साथ संबंध कैसे होंगे, भूमि, भवन, वाहन का सुख आपके जीवन में कैसा और कितना रहेगा, कितनी लग्जरी आप अटेन कर पाएंगे, इसका विचार आपके चतुर्थ भाव से होगा। फिर ये आपकी लगभग स्कूली शिक्षा का भी विचार आप यहां से देखते हैं। इसके अलावा आप जो पशुपालन होते हैं, जो कृषि कार्य होते हैं, जमीन जायदाद की बात हो गई, जैसे मैंने बोला कि भूमि, भवन, वाहन वाली बात, और नवनिर्माण, मानसिक सुख आपका कैसा होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का भी कारक होता है, आपका मानसिक सुख कैसा होगा, आपके घर में सुख कैसा होगा, आपके घर का वातावरण कैसा होगा, घर में कितनी कला होगी, नहीं होगी, ये दूसरे चौथे इन्हीं भावों से देखा जाता है कि घर की स्थिति कैसी होगी, खासतौर पे चौथे चौथे भाव से। इसके अलावा आपका रहन सहन कैसा होगा, बन ठन के रहना पसंद करते हैं, या कई लोग होते हैं ना कि पैसा तो बहुत है उनके पास में, लेकिन वो घूमते रहते हैं वैसी साइकिल में, बस यहाँ 5 एकड़ खेत है, वहां 2 एकड़ खेत है, वहां 3 दुकान किराए में चढ़ी हुई है, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं, बस दिन रात ऐसे साइकिल में, मतलब उस सुख को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। जोड़ा तो उन्होंने बहुत है, लेकिन उस सुख को एंजॉय कितना कर पा रहे हैं आप, इसका विचार चौथे भाव से होता है, या होगा कि नहीं होगा, इसका विचार भी चौथे भाव से होता है। इसी वजह से यहां पे आपकी ऐश्वर्य और कीर्ति भी जुड़ जाती है, क्योंकि यहां से जनता को भी देखते हैं, चौथे भाव से, सातवें भाव से जनता आपके प्रति कैसे विचार रखती है, जनता में आप कितने लोकप्रिय हैं, लोगों में आप कितने लोकप्रिय हैं, इसका विचार भी आपके चौथे भाव से होगा। वाहन का सुख कैसा होगा, सवारी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कैसे लग्जरी वाहन, देखिए एक बात होती है कि आपके पास में एक मोटर बाइक है जो आप अपनी दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, आ रहे हैं, या दुकान जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो वाहन सुख की बात नहीं हो रही है। ये तो एक बहुत जनरल सा वाहन सुख हो गया जो आदमी दैनिक उपयोग में ला रहा है। हम अच्छे बड़े वाहन सुख की बात कर, एक ले दे करके कमरे का, 1.5 कमरे का घर बना लिया, 1 BHK, या जैसे हम बोलते हैं आजकल 1.5 2 BHK टाइप का, कहीं ना कहीं से कुछ करके किराया भर भर के, या रह रहे हैं, या ईएमआई पटा पटा के 30 30 साल की बस जैसे तैसे काट रहे हैं, वो भवन वाहन सुख की बात नहीं हो रही है। अच्छा भवन और वाहन का सुख, कई लोगों के पास जायदाद संपत्ति तो होती है, लेकिन वो निर्माण नहीं कर पाते। मंगल है, मंगल आपका बहुत अच्छा है, आपको अचल संपत्ति दे देगा, गांव है, खेत है, प्लॉट है, सब कुछ है। शनि अच्छा नहीं है, आप निर्माण नहीं करवा पाएंगे, निर्माण कैसे करवाएंगे, होते हुए भी उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं आप।
शुक्र खराब है, पैसा है लेकिन आप वाहन तक पहुंच ही नहीं पा रहे, वो वाहन आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वो उन बातों का विचार कि आप जैसे आप, हर कोई चाहता है जानना कि मैं कितना सुखी होऊंगा, मैं क्या क्या हासिल करूंगा। इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। चौथा भाव, चतुर्थेश, चतुर्थेश में बैठे ग्रह, चतुर्थेश को देखने वाले ग्रह, चतुर्थेश की नवांश में क्या स्थिति है, ये सारी चीजें। इसके अलावा वर कुंडलियां भी होती हैं, वो आगे की चीज है। लेकिन चतुर्थ भाव से हम क्या क्या देखते हैं, इस चीज को समझना जरूरी है। चतुर्थेश की स्थिति से हमको ये समझ में आएगा कितने अंश बल के साथ बैठा है चतुर्थेश। बहुत कमजोर तो नहीं बैठा है, पीड़ित तो नहीं है, कहीं शत्रु राशि में तो नहीं बैठा है, नीच का होकर तो नहीं बैठा है, चेष्टा बल है कि नहीं उसके पास। ये सारी चीजें जरूरी होती है। इसके बाद आते हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव से अगेन आपकी बुद्धि का विचार होता है। आपकी बुद्धि, जैसे मैंने लग्न में भी बोला, यहां पे भी तो आपकी बुद्धि विवेक शक्ति है, लेकिन आप उसका उपयोग कैसा कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, सकारात्मक कर पा रहे हैं, नकारात्मक कर पा रहे हैं। आजकल बहुत फेमस एक ट्रेंड चला हुआ है कि आपको स्टॉक से पैसा कमाना है, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है। राहु को देखिए, पंचम भाव को देखिए, क्योंकि ये बुद्धि के इस्तेमाल की बात हो रही है। आप अपनी बुद्धि के इस्तेमाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बुद्धि कितनी तीव्रता से काम कर रही है डिसीजन मेकिंग में। बुद्धि का विचार, संतान का विचार, संतान होगी नहीं होगी, कैसी होगी, आपके संतान के साथ संबंध कैसे होंगे, या संतान आपके साथ कैसे संबंध रखेगी। हालांकि इसके लिए सप्तमांश कुंडली का भी एक गहन अध्ययन जरूरी होता है, लेकिन पंचम भाव से आप उन परिस्थितियों को समझ सकते हैं, क्योंकि ये प्रारंभिक लक्षण होते हैं जो किसी ज्योतिष के जानकार को आपकी लग्न कुंडली देखते ही समझ में आ जाते हैं। फिर जब आप उनसे आगे का प्रश्न करते हैं, तब वो समझते हैं कि अच्छा, इस भाव से इस वजह से परेशानी इनको दिखाई दे रही है, ये ग्रह यहाँ पे इस तरीके से पीड़ित हो रहा है, या ये ग्रह यहाँ पे इस तरीके से बुरा प्रभाव डाल रहा है। तब वो उसके डीप एनालिसिस पे जाते हैं। लोग कहते हैं कि लोग सोचते हैं फोन में किसी को बस ऑन कॉल सारी डिटेल दे दो, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर कोई ज्योतिष ऐसा कर रहा है तो मेरे विचार से तो ये सही नहीं है, क्योंकि जब तक आप कुंडली को बैठ करके समय दे करके अध्ययन नहीं करेंगे, आप उसकी गहराई को नहीं जान पाएंगे और व्यक्ति को सही परामर्श नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा आपकी साहित्यिक रुचि, आपकी वाक्पटुता, जैसे मैंने बोला लॉटरी, सट्टा, स्टॉक मार्केट, लेखन में आपकी कुशलता कैसी होगी। जो साहित्यिक लोग होते हैं वो लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, गाने लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, उसमें आपकी शक्ति और समझ कैसी होगी। इसके अलावा संतान का सुख दुख हो गया, और गर्भाधारण की शक्ति महिलाओं में खासतौर पे देखी जाती है कि जब पंचम भाव पीड़ित हो तो सबको समझ में आता है कि अरे गर्भाधारण से भी कोई संबंधी समस्या हो सकती है, गर्भ नष्ट तो नहीं होगा, या नष्ट हो करके तो गर्भ नहीं बनेगा, या कैसी स्थिति बनेगी, पहले शिशु में ही तो कोई परेशानी नहीं आएगी। कई सारी चीजें इसी भाव से विचार होती हैं। यहाँ के भी कारक गुरु ही होते हैं, यहाँ के भी कारक गुरु ही होते हैं। और पणफर भाव जैसे मैंने आपको बताया था, 2, 5, 8, 11, तो ये उसमें आता है। इसके अलावा कई परिस्थितियों में, हालांकि सिर्फ इसी को कहना बहुत शायद सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, प्रेम विवाह के संबंध में हम पंचम भाव को जरूर देखते हैं, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भी कारक होता है। अब प्रेम कई तरीके से हो सकता है, सिर्फ प्रेम विवाह के लिए ही तो प्रेम नहीं होता है। प्रेम की स्थिति कैसी रहेगी, आप किसी को कितना प्रेम करेंगे या लोग आपसे कितना प्रेम करेंगे, ये भी तो चीजें मायने रखती हैं। लेकिन हाँ, जब हम विवाह के संबंध में बात करते हैं, और खासतौर पे प्रेम विवाह के संबंध में बात करते हैं, तो हम हमेशा पांचवें और सातवें भाव का आपस में कनेक्शन हम जरूर देखते हैं। फिर इसमें कई लोग तीसरे और 11वें भाव को भी जोड़ते हैं कि आप उसको पाने के लिए या अपने प्रेम विवाह को पूर्ण करने के लिए कोशिश कितनी कर रहे हैं, और आपको उससे लाभ मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भाव 11वां भाव है, तो आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है कि नहीं। तो और वो फिर उसको आप स्केल में एनालिसिस करते करते
आप आगे और जा सकते हैं, लेकिन वो परामर्श के समय हम कोशिश करते हैं। बाकी हाँ, प्रेम या प्रेम विवाह जैसी चीजें आपके जीवन में घटित होंगी कि नहीं होंगी, 5वें और 7वें भाव का आपस में कनेक्शन कैसा है, वो दोनों साथ में बैठ रहे हैं क्या, वो दोनों एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं क्या, एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ रहे हैं क्या, एक दूसरे से राशि एक्सचेंज कर रहे हैं क्या, नवांश में उनकी स्थिति कैसी हो रही है, इन सब चीजों का विचार करके आप प्रेम विवाह के बारे में भी बहुत हद तक जानकारी हासिल 5वें भाव से कर लेते हैं। इसके बाद छठे भाव में आते हैं। छठे भाव को हमेशा कहा जाता है कि रोग, शत्रु, व्यसन, चोट, घाव और आपके जो सांसारिक रोग होते हैं, जो आजकल जो जितने भी हैं, जिस भी तरीके के रोग हैं, जो लक्षित रोग हैं, मतलब जो सामने से दिखते हैं कि हाँ ये रोग है, वो रोग है, छुपे हुए रोग जिसको डॉक्टर पकड़ नहीं पाते, कई बार आप देखते हैं अरे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, 6 महीने से इलाज करा रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा है क्या हुआ है, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही, वो सब अष्टम भाव में देखा जाएगा। फिर यहाँ पे आपके अब जैसे माता से तीसरा है तो मामा पक्ष भी आपका इसी में इन्वॉल्व हो जाता है। आपके मामा पक्ष में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपके मामा की स्थिति कैसी है। कई लोग अचानक ऐसे भी सवाल करते हैं कि मेरे मामा, क्योंकि संबंध होते हैं कई बार इस तरीके के, कई बार ऐसा होता है कि लग्नेश छठे भाव में बैठा होता है, तो ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति का पालन पोषण या व्यक्ति के मामा पक्ष का बहुत लगाव है उससे, या हो सकता है कि कई बार वो मामा के घर ही डिलीवरी हुई हो या मामा के घर ही शुरुआती समय उसने व्यतीत किया हो। कई सारी परिस्थिति होती है, उसमें दशा वगैरह का भी विचार जरूरी होता है। हालांकि चोरी, आपकी धन की हानि, आपके स्वास्थ्य की हानि, ये सारी चीजें, और इसके अलावा आपके स्वजन आपसे कैसा विरोध करेंगे, कैसा संबंध रखेंगे। इसके अलावा इस भाव से अगर आप बात कहे जाए तो मतलब इसके कारक के रूप में अगर देखेंगे तो शनि होते हैं, मंगल होते हैं, क्योंकि जब पाप ग्रह पाप भाव में बैठते हैं तो वो कष्ट को काट देते हैं, क्योंकि उनका काम है उस भाव के तत्व को नष्ट करना, उस भाव से संबंधित सारी कठिनाइयों को या सुख को नष्ट कर देना, दुख को नष्ट कर देना, मतलब उस जिस भाव में बैठेंगे उसका खराब कर जाएंगे। छठे में बैठेंगे तो आपके शत्रु का नाश करेंगे, आपके रोग का नाश करेंगे, रोग आएगा लगेगा ठीक हो जाएगा। इस तरह की स्थिति बनती है जब मंगल का, शनि का छठवें भाव से किसी भी प्रकार से संबंध बनता है। इसके अलावा त्रिक भाव बोला जाता है इनको, 6, 8, 12, छठवें, 8वें, 12वें भाव को त्रिक भाव बोला जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो संताप भी कह सकते हैं कि आपका मन दुखी कितना होगा, दुख किस प्रकार का होगा आपके जीवन में, इसको भी समझने के लिए आप छठे भाव का विचार करते हैं। इसके अलावा नौकरी, अगर व्यक्ति पूछता है कि मैं नौकरी करूं या व्यवसाय कर लूं, तो या व्यवसाय करूंगा कि नहीं करूंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या नौकरी ही करनी पड़ेगी, इस बात का विचार भी छठवें भाव से हो जाता है। इसके अलावा सप्तम भाव में आते हैं। सप्तम भाव से देखिए लग्न से जस्ट अपोजिट भाव, मतलब आप और आपका जीवन साथी आमने सामने, जीवन साथी का विचार, आपके पार्टनर का विचार, व्यवसाय वगैरह में जो लोग पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनर का विचार, तो यहां पे जब आप देखेंगे तो पत्नी का या पार्टनर का, पार्टनर को तो अभी रहने देते हैं, जीवन साथी के विषय में बात करते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। उनका रूप, रंग, गुण कैसा होगा, क्योंकि सीधे सीधे आप 7वें भाव को जब आप लग्न बना करके कुंडली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। जैसी आपकी लग्न कुंडली आपके बारे में बताती है, वैसे ही आपका सप्तम भाव आपके पार्टनर के बारे में, जीवन साथी के बारे में बताता है। इसके अलावा व्यापार, व्यवसाय कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, कितना फैल सकता है, पार्टनरशिप अच्छी होगी बुरी होगी, पार्टनरशिप का भाव है तो पार्टनर, जब सप्तम भाव या सप्तमेश की स्थिति कैसी है, सप्तमेश को कौन कौन से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, इससे बहुत हद तक विचार हो जाएगा कि आपका पार्टनर आपको कैसा मिलेगा, धोखा देने वाला मिलेगा, गलत करने वाला मिलेगा, या मेहनत करने वाला मिलेगा, कामचोर मिलेगा। काफी हद तक इन चीजों का जो विचार है वो सप्तम भाव से ही किया जाता है। इसके अलावा क्योंकि ये जेनेस्टियल जो हमारा ऑर्गन होता है,
ये वो वाले हिस्से में आ जाता है। शुक्र का घर है, तुला राशि पड़ती है। शुक्र ही आपके जीवन में प्रेम के कारक हैं, आपके कह सकते हैं कि संबंधों के कारक हैं, भोग के कारक हैं। तो नैसर्गिक ग्रह शुक्र का है। शुक्र तुला राशि को हमारे एब्डोमिनल मतलब ये जेनेस्ट्रियल ऑर्गन्स होते हैं, उसको उसका जो कारकत्व है वो शुक्र के पास है। तो आपके जेनेस्ट्रियल ऑर्गन्स में किसी तरह की कोई परेशानी होगी नहीं होगी, किस तरीके की परेशानी हो सकती, कितनी परेशानी हो सकती है, वो आपके सातवें भाव से आप दिखाई दे जाएगा। वो सातवां भाव आपका कितना पीड़ित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगेन जैसे कि मैंने बताया कि शुक्र कारक होते हैं यहाँ के। इसके अलावा केंद्र भाव कहा जाता है। इसके अलावा आप स्वतंत्र कार्य करने में कितनी रुचि रखते हैं, या आप स्वतंत्र कार्य करेंगे या नहीं करेंगे, इसका भी विचार आपके सातवें भाव से हो जाता है। दशमेश की स्थिति क्या बन रही है सप्तमेश के साथ में, सप्तमेश और दशमेश का आपस में क्या संबंध बन रहा है, ये बहुत हद तक मायने रखता है। लग्नेश सप्तम भाव में तो नहीं आके बैठा हुआ है, दशमेश सप्तम भाव में तो नहीं आके बैठा है, सप्तम भाव का या सप्तमेश दसम भाव में तो नहीं बैठा हुआ है। इन सारी चीजों का जब आप विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि व्यक्ति स्वतंत्र कार्य करेगा नहीं करेगा, करेगा तो कितना सफल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इन चीजों का विचार सप्तमेश की स्थिति के अनुसार हम करते हैं। अब आते हैं आठवें भाव पे। अष्टम भाव जैसे मैंने बताया कि त्रिक भाव होता है, इसको भी दुख का कारण माना जाता है और आपकी आयु की पूर्णता का कारक माना जाता है, भाव माना जाता है। मृत्यु का कारक नहीं माना जाता, कि ऐसा नहीं कि अष्टम भाव है या अष्टमेश है तो वही मृत्यु देगा। हमको 8-9 ग्रह प्रदत्त किए गए हैं प्रकृति द्वारा, भगवान द्वारा। जब हमारी आयु पूर्ण होती है तो उस समय जिस ग्रह की दशा चल रही होती है, ये जिम्मेदारी उसकी हो जाती है कि वो हमको मृत्यु प्रदान करे। अष्टम भाव को हमारी आयु की पूर्णता का कारक माना जाता है। व्यक्ति कितना जिएगा, अल्पायु होगा, मध्य आयु होगा, दीर्घायु होगा, पूर्ण आयु होगा, ये हम जानते हैं जब हम लग्न का अष्टम भाव का, लग्नेश का अष्टम भाव का, चंद्रमा का अष्टम भाव का विचार करते हैं। जब हम इनका विचार आपस में करते हैं कि इनकी स्थिति कैसी है, ये चर राशि में बैठे हैं, द्विस्वभाव में बैठे हैं, स्थिर राशि में बैठे हैं, आपस में इनका संबंध कैसा बन रहा है, वहीं से हमको पता चलता है कि ये कुंडली अल्पायु है, दीर्घायु है या मध्य आयु है। कई कुंडलियां ऐसी देखने मिलती हैं जो कुंडलियां देखने में तो एक नजर में ऐसी लगती हैं कि अरे हे भगवान क्या कुंडली देख लिया, ऐसी कुंडली देख पाना भी शायद मेरे नसीब में था क्या, लेकिन व्यक्ति उसका भोग ही नहीं कर पा रहा है। वो योग तो बने हुए हैं लेकिन उस योग को फलित होने के लिए उसको भगवान ने आयु ही नहीं दी, वो आयु ही नहीं है उसके पास में। हो सकता है कम समय के लिए ही वो सुख भोग करके बस जाने के लिए आया है पृथ्वी में। कई बार ये होता है कि बहुत अच्छे योग बने होते हैं कुंडली में, लेकिन वो व्यक्ति भोग नहीं कर पाता। बोलता है वो कई लोग पूछते हैं अरे मेरा तो हंस पंच महापुरुष योग बना हुआ है, सस योग बना हुआ है, मालव योग बना हुआ है, मेरा तो हंस योग बना हुआ है, मेरा तो रुचक योग बना हुआ है, मेरे को तो गज केसरी योग है, मेरा गुरु चंद्रमा। क्योंकि आप जब सोशल मीडिया से जानकारी लेते हैं तो बहुत डिटेल में जानकारी कभी नहीं मिल पाएगी। इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए सालों का समय लगता है लोगों को। वो अंश बल में कितने नजदीक हैं नहीं है, नक्षत्रों का आपस में क्या संबंध बन रहा है, उन पे और किस ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, नवांश में उनकी स्थिति क्या हो रही है। और व्यक्ति पैदा हुआ है तो अब पता चल रहा है कि जो अच्छे ग्रह बैठे हैं, जो योग कारक ग्रह बैठे हैं, उनकी दशा ही नहीं मिल रही है। वो बीच बीच में कहीं साल 2 साल के लिए ले दे करके अंतरदशा में आ पा रहे हैं, बाकी तो आपके पूरे टाइम मारक ग्रहों की दशा चल रही है, या षष्ठेश की दशा चल रही है, अष्टमेश की दशा चल रही है। तो उनका भोग कैसे करेंगे आप। इसके बाद आपके जीवन में घटने वाली जितनी भी घटनाएं अचानक घटती हैं, जीवन बढ़िया चल रहा था, अचानक कुछ ऐसा हो गया कि जीवन अचानक पटरी से उतर गया, समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, समझ ही नहीं आया कि हमने कहाँ गलत डिसीजन ले लिया, समझ ही नहीं आया कि अचानक ये कौन व्यक्ति आ गया जिसने मेरा सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। इन सारे अरिष्टों का विचार आपके अष्टम भाव से ही होता है।
आपको आकस्मिक धन लाभ होगा कि नहीं होगा, आपको आपकी पैतृक संपत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, पैतृक संपत्ति में आपके साथ धोखा तो नहीं होगा, इसका विचार आपके अष्टम भाव से होता है। आपका ससुराल पक्ष है ये, क्योंकि पत्नी का कुटुंब सप्तम से द्वितीय भाव, पत्नी का कुटुंब या पति का कुटुंब, ससुराल पक्ष कैसा होगा, ससुराल पक्ष से आपके संबंध कैसे होंगे, इसको समझने के लिए आपको इसको देखना जरूरी है। ससुराल पक्ष में पटेगी नहीं पटेगी, ससुराल पक्ष होगा कैसा, कैसे लोग होंगे, कैसे विचार के लोग होंगे, इसको जब आप देखेंगे। आपकी गहन चिंता, आपके असाध्य रोग, जिसको क्रॉनिक डिसीज भी बोल सकते हो आप। एक तो क्रॉनिक डिसीज हो गई कि आपको किसी किस्म का कैंसर हो गया, अब वो सालों साल इलाज चलना है और इलाज कराते 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 आपको एक दिन अंततः प्राण छोड़ देने हैं। एक ऐसे असाध्य रोग भी होते हैं कि वो रोग है क्या वो ही नहीं पता चल रहा है, रोज टेस्ट पे टेस्ट हो रहे हैं, आप दिन पे दिन कमजोर होते जा रहे हो, पता ही नहीं चल पा रहा है कि आपको बीमारी क्या है, शरीर अंदर से खराब होते जा रहा है, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं, विटामिन दिए जा रहे हैं, मिनरल्स दिए जा रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि आपको वो रोग है क्या असल में। ये अष्टम भाव के कारण नहीं होता है, ये आपका अष्टम भाव ही आपको देता है। इसके अलावा हाँ, एक चीज और, जो लोग किसी भी ऐसी किस्म की पढ़ाई को या शिक्षा को हासिल करते हैं जो आम समाज में आम लोग हासिल नहीं करते या नहीं पढ़ते या नहीं करते, डीप रिसर्च, जैसे वो होता है ना मेरीटाइम रिसर्च, जो ओशियन के अंदर जाके डीप रिसर्च करते हैं, स्पेस रिसर्च, और पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तंत्र मंत्र की साधना, ज्योतिष की पढ़ाई, इस तरह की चीजों में आपके अष्टम भाव बहुत बड़े कारक होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इस तरह की जो चीजें होती हैं इसमें आपके अष्टम भाव कारक होते हैं। तो ये जो डीप रिसर्च वाली जो चीज होती है, जहां पे आपका मन गहराई से लगता है, आपके मन को बहुत एकाग्रचित करके आप काम करते हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो उसका विचार आपके अष्टम भाव से ही होता है। इसके बाद नवम भाव में आ जाते हैं। नवम भाव आपके धर्म का भाव, आपके पिता का भाव, आपकी लंबी यात्राओं का भाव। जैसे हम तीसरे भाव से छोटी यात्राएं देख रहे थे, जो नजदीक की यात्राएं हम करते हैं, वहां से सप्तम भाव है ये, उसका पूरक भाव। नवम भाव से आपकी लंबी यात्राएं, आपके पिता से आपके संबंध कैसे होंगे, आपके पिता कैसे होंगे, नवम भाव का स्वामी या नवमेश आपकी कुंडली में किस तरह की परिस्थिति में बैठा है, ये बहुत हद तक बताएगा कि आपके पिता कैसे होंगे, उनका आचार विचार सोच स्वभाव कैसा होगा, आपके उनके साथ संबंध कैसे होंगे, ये आपके नवम भाव से प्रदर्शित हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो धर्म की जैसे मैंने बात करी, तो पाप पुण्य भी यहीं से आ जाएगा। अगर इसकी स्थिति खराब होगी तो व्यक्ति धार्मिक नहीं होता, फिर वो पाप पुण्य के विषय में रेशनल होने लगता है, राहु का संबंध बन जाता है तो व्यक्ति हर चीज को आकलन की कसौटी पर रख देता है, ऐसा तो ऐसा क्यों, वैसा तो वैसा क्यों, मैं इसको क्यों मानूं, मैं इसको ऐसे ही क्यों मानूं, इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां जो बनती हैं। केतु को धर्म ध्वज कहा जाता है, धर्म पताका कहा जाता है। जब केतु वहां बैठते हैं तो वो भले पिता के साथ संबंध कैसा बन रहा है या नवमेश की स्थिति कैसी बन रही है केतु की, उस पर डिपेंड करेगा कि संबंध कैसे होंगे, लेकिन हाँ बहुत हद तक यहाँ पे जब आप स्थिति देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि धर्म के प्रति आपकी आसक्ति कितनी है, कैसी है। उच्च शिक्षा आपकी, जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं, उच्च शिक्षा आप कैसी हासिल करेंगे, किस संबंध में हासिल करेंगे, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। त्रिकोण भाव है और आपकी कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है, सबसे मजबूत त्रिकोणेश आपका नवम भाव ही होता है, नवमेश ही होता है। ये कभी आपका नुकसान नहीं करता है, कभी आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सूर्य और गुरु कारक हो जाते हैं, क्योंकि धर्म की बात आ गई, सम्मान की बात आ गई, विदेश यात्रा की बात आ गई, उच्च शिक्षा की बात आ गई, तो सूर्य और गुरु यहाँ पे कारक के रूप में काम करते हैं। नवम भाव से ही जैसा मैंने आपको बताया कि आपके धर्म की स्थिति, आप कितने धर्म परायण होंगे, धर्म को कितना मानेंगे जानेंगे, कितना फॉलो करेंगे, आप दान पुण्य में कितना विश्वास रखेंगे नहीं रखेंगे,
आपके आचार विचार धर्म के प्रति कैसे होंगे, आपकी आसक्ति धर्म के प्रति कितनी होगी, एक साधारण धर्म को मानकर चलने वाले व्यक्ति होंगे या आप उसमें आगे बढ़ेंगे। इस सारी परिस्थिति को नवम भाव से हम समझते हैं। अच्छा, कुंडली में 3 भाव जो होते हैं, नवम, पंचम और जो लग्न होता है, ये किसी भी स्थिति में बुरा नहीं करते, क्योंकि ये हमेशा लग्न के मित्र होते हैं और दूसरी बात कुंडली के लिए शुभ होते हैं। अगर इनकी परिस्थिति खराब भी हो जाती है तो उस भाव से प्रदर्शित होने वाले कह सकते हैं कि रिश्ते में या उस भाव से देखे जाने वाले, विचार किए जाने वाले संबंध जिससे जिससे भी बन रहे, चाहे वो पुत्र से चाहे वो पिता से, उनके स्वास्थ्य को लेकर के या उनकी स्थिति को लेकर के कोई परेशानी हो, लेकिन ये लग्न की हानि नहीं करते। ठीक है, अब दशम भाव की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, दशम भाव को सबसे पहले बात तो आपको ये बताता हूं कि अक्सर इस बारे में लोग डिबेट करते हैं, हालांकि राहु प्रधान दुनिया है तो डिबेट तो होगी ही होगी, कि जब ज्योतिष में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो हम ज्योतिष में और क्या जानेंगे, मतलब जो हो रहा है भगवान करवा रहे हैं, जो होगा वो पहले से तय है। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि जब कर्म ही सब कुछ डिसाइड करता है तो वहां पे ज्योतिष विचार का क्या प्रावधान है, मतलब वहां पे ज्योतिष विचार को क्यों समझना पड़ना जरूरी है। तो देखिए, हमारे जीवन में एक होता है प्रारब्ध कर्म, एक होता है संचित कर्म और तीसरा होता है हमारा दृढ़ अदृढ़ कर्म। 10वां भाव जो हमारा केंद्र भाव में से एक आता है, पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में 10वां भाव जो होता है हमारा, ये हमारे दृढ़ अदृढ़ कर्म को भी दर्शाता है। लोग दशम भाव को सिर्फ प्रोफेशन से संबंधित बना के रख दिए, व्यक्ति किस प्रोफेशन में जाएगा, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सिर्फ इसी चीज के लिए दशम भाव की व्याख्या आजकल आमतौर पर की जा रही है, खास तौर पे सोशल मीडिया में। मैं ये तो नहीं जानता कि कोई व्यक्ति अपने पर्सनल कंसल्टेशन में किसी व्यक्ति को क्या बताता होगा, लेकिन जब हम 10वें भाव का विचार करते हैं, दशमांश कुंडली का विचार करते हैं, तो वहां पे हमको ये दिखता है कि व्यक्ति के कर्म कैसे होंगे। व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में नैतिक होगा, अनैतिक होगा, वो सुकर्म करके आगे बढ़ेगा, वो कुकर्म करके आगे बढ़ेगा, उसके कर्म में प्रधानता किस चीज की होगी, लालच की, सात्विकता की, धर्म की। इन चीजों का विचार 10वें भाव से किया जाता है। ये केवल प्रोफेशन का भाव नहीं है। आपको आपके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान, उपलब्धि, और जैसे हम कहते हैं ना, राज्य सुख, मतलब सत्ता से सुख, क्योंकि पुराने समय में तो राजा हुआ करते थे, तो मान लीजिए कि किसी राज्य में किसी व्यक्ति को राजा द्वारा सम्मानित कर दिया जाए तो ये उसके लिए एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। आज की डेट में इसी को आप सरकार मान लें, आपकी सूर्य की स्थिति मान लें कि आपको सरकार से किस तरीके का संबंध होगा या कठिनाई तो नहीं होगी, सरकार आपके काम में अड़ंगा तो नहीं लगाएगी, इसका विचार हम सूर्य से, दशम भाव से करते हैं। दशम भाव के लिए कारक माना जाता है, शुक्र राहु केतु की चर्चा नहीं होती, बाकी सभी ग्रहों को यहाँ पे कारक माना जाता है। हालांकि एक ज्योतिष विचार ये भी कहता है कि दशम भाव आपका किसी भी तरीके से खाली ना हो। अगर कोई एक खराब ग्रह भी बैठा हो, पापी ग्रह भी बैठा हो, तो बैठने दीजिए, अच्छा है। क्योंकि जो हमारा उपचय भाव होता है, जैसे ये तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, ये जो हमारे भाव होते हैं ये उपचय भाव होते हैं। और जैसे ज्योतिष विचार में कहा जाता है कि पाप ग्रहों का उपचय भाव में बैठना अच्छा होता है। उसका बेसिक एक आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भाव हमको दौड़ाते हैं, भगाते हैं, मेहनत करवाते हैं हमारे जीवन में। जो शुभ ग्रह होते हैं अगर वो किसी अच्छे भाव में बैठ जाते हैं तो बिना मांगे ही बहुत कुछ मिल जाता है। आप कई व्यक्तियों को अपने जीवन में ऐसा पाएंगे जो काम के नाम पे कुछ खास नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको सब कुछ उपलब्ध है, क्योंकि उनका भाग्येश मतलब नवमेश या दशम भाव में शुभ ग्रह बैठे होंगे, या वो आपस में एक्सचेंज करके बैठे होंगे, या एक साथ बैठे होंगे कहीं पे।
या दृष्टि दे रहे होंगे दशम भाव को, उस परिस्थिति में व्यक्ति बहुत मेहनती नहीं होता। तीसरे भाव में शुभ शुभ ग्रह ज्यादा बैठ जाए, व्यक्ति बहुत मेहनत नहीं करता है, उसको आराम से चीजें मिल जाती हैं। इन चीजों का विचार करने के लिए जब हम दशम भाव को विस्तार से पढ़ते हैं, समझते हैं, दशम भाव की स्थिति क्या है, दशमेश की स्थिति क्या है, दशम भाव पे किन ग्रहों का प्रभाव है, दशमेश कहाँ बैठे हैं, किससे संबंध बना के बैठे हैं, यहां से आपके स्वतंत्र कार्य, आपकी नौकरी, नौकरी के विषय में मैंने छठवें भाव को भी जोड़ के बताया था, क्योंकि सेवा का भाव भी छठवां भाव होता है। जब आप सेवा करते हैं, नौकरी एक तरह की सेवा ही है। इसके अलावा दशम का भाग्य छठवां भाव होता है, तो छठवां भाव आपको कितना फायदा दे रहा है, नुकसान दे रहा है, आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति में कितनी बाधाएं आएंगी, उसमें भाग्य का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कठिनाइयां ज्यादा तो नहीं आएंगी, कम तो नहीं आएंगी। तो वहां पे हमको दसवें और छठवें को साथ में जोड़ के देखना पड़ता है, दशमेश और षष्ठेश की स्थिति को समझना पड़ता है। इसी तरीके से दसवां भाव जो होता है आपके दृढ़ अदृढ़ कर्म का होता है। जो कार्य हम अपनी मनोवृत्ति के अनुसार करते हैं, हम जानते हुए भी कि हम गलत कर रहे हैं और खुद को ना रोक करके हम उस गलत कार्य को कर जाते हैं, यही हमारा दसवां भाव है। इसके बाद आते हैं 11वें भाव पे। आपके जीवन में आपको मिलने वाला लाभ, आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति, ये आपके 11वें भाव से और एकादशेश से प्रदर्शित होती है। आपका 11वां भाव कैसा है, वहां पे कोई ग्रह बैठा है क्या, कोई उसको देख रहा है क्या, शुभ ग्रहों की क्या स्थिति है, पाप ग्रहों की क्या स्थिति है, उस भाव से संबंधित। एकादशेश जो 11वें भाव का स्वामी है, 11th लॉर्ड है, वो खुद कहाँ जाके बैठे हैं, किन भाव के स्वामियों से संबंध बना रहे हैं, उनकी खुद की स्थिति कैसी है, अंश बल में कितने मजबूत हैं, चेष्टा बल में कितने मजबूत हैं, ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है कि व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति कर ले जाएगा कि नहीं, उसको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेहनत का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपके चाचा से आपके संबंध कैसे होंगे, आपके चाचा बुआ से आपके संबंध कैसे होंगे, क्योंकि पिता से तीसरा भाव, नवम से तीसरा भाव, आपके बड़ों से, आदरणीयों से आपके संबंध कैसे होंगे, उनका आपके जीवन पे किस तरीके का प्रभाव रहेगा। कई बार हम कहते हैं ना कि जब हम देखते हैं कि 11वां भाव किसी तरीके से पीड़ित हो रहा है या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखती है, तो कहते हैं कि कोई काम करने के पहले बड़े बुजुर्गों से सलाह ले लेना, या बड़े बुजुर्गों से सलाह लेके कोई काम किया करो। ये सारी चीजें हम एकादश भाव से ही समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा 12वें भाव की हम बात करें, देखिए 12वां भाव व्यय का है। किसी भी परिस्थिति में वो आपके लग्न का भी व्यय है, क्योंकि आपके शरीर का भी व्यय वहीं से देखा जाएगा, क्योंकि आप लग्न है और जस्ट आपके पीछे 12वां भाव है। 12वां भाव अन्य श्रेणियों में भी व्यय के हिसाब से देखा जाता है, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, दंड, कारावास। विदेश यात्रा आजकल फैसिनेटिंग है, क्योंकि सबको फॉरेन जाके काम करना है, डॉलर्स में, यूरो में कमाना है, दिनार में कमाना है। तो इस तरीके की स्थितियां आजकल तो अच्छी हैं, लेकिन पुराने समय में इसको अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए इसको त्रिक भाव की ही संज्ञा दी गई थी कि 12वां भाव है मतलब वो खराब ही माना जाता था। लेकिन आजकल क्योंकि फॉरेन सेटलमेंट्स को आज के सामाजिक परिदृश्य में अच्छा माना जाता है, तो विदेश यात्राओं से संबंधित चीजों को हम 12वें भाव से देखते हैं। शुक्र को मैंने जैसे बताया कि 10वें भाव का कारक इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शुक्र प्रबल प्रबल मारक होते हैं, द्वितीयेश होते हैं, सप्तमेश होते हैं, एक तो प्रबल मारक हो जाते हैं, और दूसरी बात शुक्र नैसर्गिक रूप से मीन राशि में उच्च के होते हैं, जो कि आपका 12वां भाव होता है। शुक्र आपके भोग का कारण है, आपकी कह सकते हैं वासना का कारण है, आपके लग्जरी लेविशनेस, इसके प्रति आपका रुझान किस तरीके का है, उसके कारक हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हाँ जब हम व्यवहारिक जीवन में इसको रखते हैं तो शुक्र का 12वें भाव में होना उसको एक नैसर्गिक बल प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति भोगी होता है, उसको भोग करने की
इच्छा अधिक होती है, खर्चीला ज्यादा होता है। खर्च करेगा तो पैसा कहीं ना कहीं से आना साधन तो बनेगा ही बनेगा। तो अगर शुक्र वहां बैठते हैं तो एक नैसर्गिक बल मिलता है कुंडली को, और व्यक्ति के पास में यहाँ वहां से सोर्सेज ऑफ इनकम इकट्ठे होते हैं जिसको वो खर्च कर देता है। लेकिन कुल मिला के किसी भी तरीके का व्यय हम 12वें भाव से ही देखते हैं। आपकी प्रॉपर्टी का व्यय हो सकता है, किसी कचहरी मुकदमे में फंस जाए, आपकी प्रॉपर्टी बिक जाए या जब्त कर ली जाए, ये भी वहीं से देखा जाएगा। दंडात्मक कार्रवाई आपके ऊपर हो रही है, कारावास हो रहा है, जेल हो रही है, ये भी 12वें भाव से ही देखा जाएगा। अब इस भाव को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि आप कर्म खराब कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि 12वां भाव बली है तो मैं बच जाऊंगा, भाग जाऊंगा, विदेश निकल जाऊंगा। ऐसा भी तो लोग सोचते हैं। कुछ लोग काम के हिसाब से जाना चाहते हैं, कुछ पढ़ाई के हिसाब से जाना चाहते हैं। तो कुंडली की परिस्थिति कैसी बनी है और वहां पे 12वें भाव को किस तरीके का बल मिला हुआ है, वहीं से निर्भर करता है कि आप के साथ में किस तरीके की हानि घट सकती है 12वें भाव से संबंधित। मैंने आज की वीडियो में पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक आपको यह समझाने की कोशिश की कि इसको देखना क्यों जरूरी है। जब तक आप इन भावों से संबंधित विचार नहीं करेंगे, इन भावों के जो स्वामी होंगे, जो राशियां वहां पे लिखी होंगी, उनके स्वामियों को विचार नहीं करेंगे, उनकी परिस्थितियों का विचार नहीं करेंगे, उनके अंश बल का, उनके चेष्टा बल का, उनके दिग्बल का विचार नहीं करेंगे, तब तक आप कुंडली की परिस्थिति को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और वहीं से परेशानी समस्या शुरू होती है कि जब हम उसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे त्रुटियां आना आरंभ हो जाती हैं। जो अच्छे ज्योतिषकार होते हैं, जो बहुत लंबे समय से ज्योतिष कर रहे होते हैं, बहुत सी कुंडलियां उन्होंने देखी होती हैं, वो जनरली आपके लग्न चार्ट पे जब नजर डालते हैं, ग्रहों की डिग्रियों को देखते हैं, उनकी उच्च नीच की अवस्था को देखते हैं, उनके दिग्बल को देखते हैं, उनके नैसर्गिक बल को देखते हैं, तो वो काफी सारी चीजें उनके दिमाग में एक साथ कैलकुलेट हो जाती हैं कि अच्छा इसके पास चेष्टा बल है, इसके पास दिग्बल है, ये अंश बल में बली है, ये केंद्र में बैठा है, ये त्रिकोण में बैठा है, ये पाप ग्रह होकर अपोक्लिम में बैठा है, तो धन भाव की स्थिति कैसी है। जैसे 9वें भाव का, 11वें भाव का, लग्न का दूसरे भाव का संबंध आपस में बन रहा हो किसी तरीके से, वो लग्न को देख रहे हो या आपस में साथ में बैठे हो, 9वें और 10वें भाव का एक्सचेंज हुआ हो, 10वें 11वें भाव का एक्सचेंज हुआ हो, तो व्यक्ति मतलब ज्योतिष तुरंत समझ लेता है कि इसके जीवन में धन की स्थिति बहुत खराब नहीं होगी, धन योग अच्छा बना हुआ है। जब आप उनसे बार बार पूछेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, तो वो समझ जाएंगे, फिर वो आपको सांत्वना देंगे, सलाह देंगे कि आप घबराइए मत, आपकी धन की स्थिति अच्छी है। आज कठिन समय भले हो सकता है लेकिन आपकी धन की स्थिति बहुत डामाडोल नहीं हो सकती। वहीं पे उनको दरिद्र योग भी दिख जाता है कि देख लेते हैं, अरे भाई दूसरे भाव का स्वामी इतना पीड़ित दिख रहा है, 11वें भाव का स्वामी इतना पीड़ित दिख रहा है, लग्नेश इतना पीड़ित हो जा रहा है, दशम भाव का स्वामी बिल्कुल बलहीन है, दशम भाव बलहीन है, तो फिर वो समझता है कि अरे जीवन में वाकई में कठिन समस्या है। तब वो आपको किसी प्रकार का उपाय, मंत्र, किसी प्रकार का पूजा पाठ इत्यादि का विचार देते हैं कि आप इसको करिए तो आपको आगे लाभ होगा। आशा है कि जो विषय मैंने आपको समझाने का और बताने का प्रयास किया है, आज के आज से शुरू हमारे इस नए सीरीज में, क्योंकि अब तक मैं अपने चैनल पे हस्तरेखा से संबंधित वीडियो ही ज़्यादा डालता था। 2 ही बार मैंने नक्षत्रों से संबंधित वीडियो डाले हैं, उसमें भी आखिरी के 9 नक्षत्र बचे हुए हैं, उसको भी मैं जल्दी डालने का प्रयास करूंगा। और आगे आने वाले समय में आपको मिली जुली वीडियो प्राप्त होंगी जिसमें वैदिक ज्योतिष से संबंधित कंटेंट ज़्यादा आएंगे और हस्तरेखा से संबंधित कंटेंट भी आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, जो बताने लायक या बताने उपयुक्त होंगे। वैदिक ज्योतिष का विषय थोड़ा गहन होता है, बड़ा होता है, वीडियोस लंबी होती हैं, तो उम्मीद करूंगा कि अगर आप आज इस वीडियो में अंत तक रुके हैं, आगे आने वाली वीडियोस में भी आप रुकेंगे, देखेंगे, समझेंगे और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करेंगे। अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया है मैंने कि एक ब्रीफ प्रोस्पेक्टिव में मैं जितना बेहतर आपको बता सकूं इन विषयों के संबंध में, उतना बताऊं।
आज के विषय को यहीं पे समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।